नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा जो होने वाली है अप्रैल में, उसके विषय सामाजिक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 MPTET वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो खंड 1 है इतिहास के का प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 बताए थे। तो चलिए देखते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या है, देखिए यहाँ पे। कांग्रेस ने, प्रश्न नंबर 1 में दिया है, कांग्रेस ने कब कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का, कब 1929 में, कहाँ, लाहौर में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी नंबर, लाहौर 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जोरदार तरीके से घोषित की गई। तो ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, हार्ड और मास का ऐसा व्यक्ति चला भी था, किसने कहा था। 4 ऑप्शन है, आइंस्टाइन ने, अर्नेस्ट ने, रोमारोला ने, ए बेकरल ने। तो हार्ड और मास का ऐसा व्यक्ति चला भी था, किसने कहा था। तो ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर है आपका ए नंबर, आइंस्टीन ने। किसने कहा था, आइंस्टीन ने कहा था। और किसके बारे में कहा था, तो ये बात कहा था महात्मा गांधी के बारे में। यह जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था, जिसका अर्थ है भविष्य की पीढ़ियों को विश्वास करना मुश्किल होगा कि ऐसा व्यक्ति जो हड्डी और मांस से बना था कभी धरती पर आया था। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, ये एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में ये बात कही थी। आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में, भविष्य की पीढ़ी को विश्वास करना मुश्किल होगा कि ऐसा व्यक्ति जो हड्डी और मांस से बना था कभी धरती पर आया था। आइंस्टीन ने गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके कार्यों की असाधारणता को उजागर किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। मुक्तखब उद तावीरिख पुस्तक के लेखक का नाम, जो आपके जो इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, ये पूछा था। तो यह 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में सही आंसर है आपका प्रश्न, इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है, अब्दुल कादिर बदायूनी। जो मुक्तखब उद तावीरिख पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है आपका, प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया, देखिए। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ। 4 ऑप्शन है। इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, फरवरी 1922 में। जो असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ, तो आपका उत्तर हो जाएगा फरवरी 1922 में। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन क्या है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये असहयोग आंदोलन जो है, ये 1920 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 में शुरू हुआ। और 12 फरवरी, कब, 12 फरवरी 1922 को ये क्या हो गया, स्थगित हो गया। क्यों स्थगित हुआ, उसका कारण थोड़ा सा असहयोग आंदोलन के बारे में आपको बता दे रहे हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 12 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दिया गया। और किसके द्वारा स्थगित किया गया था, ये महात्मा गांधी के द्वारा स्थगित किया गया था। ये जो 1920 में जो असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, उसकी शुरुआत क्या थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करना था। इसके साथ ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करना था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में एक पुलिस स्टेशन में भीड़ ने आग लगा दी। एक पुलिस स्टेशन में भीड़ ने क्या की, जो आंदोलन चल रहा था उस भीड़ ने वहां पे आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। और इस घटना से महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए। जो क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में एक पुलिस स्टेशन में भीड़ ने आग लगा दी। तो इस घटना से क्या हुआ, महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। ये गांधी जी ने हमेशा, जो गांधी जी थे, वह हमेशा अहिंसा के सिद्धांत पर जोर दिया था और चोरी चोरा घटना इस सिद्धांत के खिलाफ हिंसा दिखाई, इसलिए उन्होंने आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। तो जो असहयोग आंदोलन था कब शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था। और कब स्थगित हो गया, ये 12 फरवरी 1922 को स्थगित हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, ब्लैक होल जिसे काल कोठरी दुर्घटना कब घटित हुई। जो ब्लैक होल है, ये घटना कब घटित हुई थी। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ब्लैक होल या काल कोठरी दुर्घटना कब घटित हुई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, 20 जून 1956 को ब्लैक होल
दुर्घटना कब घटित हुई? 20 जून 1956 को। ये ब्लैक होल दुर्घटना है क्या, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी बता दे रहा हूँ। कलकत्ता की ब्लैक होल घटना, ये कहाँ की घटना थी? कलकत्ता की ब्लैक होल घटना थी। ये 20 जून 1756 को हुई थी। कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के एक छोटे से कमरे में ब्रिटिश कैदियों को बंद कर दिया था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। तो आपको समय और स्थान बता दिए। 20 जून 1756 को घटना घटी थी। कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम के एक छोटे से, और किस स्थान में हुई थी? फोर्ट विलियम के एक छोटे से कमरे में। घटना क्यों हुई थी? देखो, बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे, उन्होंने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और वहाँ पे 146 ब्रिटिश कैदियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। जब उन्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया तो उसका परिणाम क्या हुआ? कमरे में अत्यधिक गर्मी और दम घुटने से 123 कैदियों की मौत हो गई। तो ये ब्लैक होल था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? दक्षिण के नासुर ने किसको बर्बाद कर दिया? तो देखिए, जो दक्षिण के नासुर थे उसने किसको बर्बाद किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, औरंगजेब को। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा कि दक्षिण के नासुर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न नंबर 7। अकबर के दरबार का विख्यात हिंदी कवि कौन था? देखिए, जो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें विख्यात हिंदी कवि कौन था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अब्दुल रहीम। कौन थे? अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, अब्दुल रहीम हिंदी कवि थे। देखिए, अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध हिंदी कवि अब्दुल रहीम खाना थे, जिन्हें 9 रत्नों में से एक माना जाता था। तो और ये जो कवि थे, प्रसिद्ध कवि तो थे ही, और ये अरबी, फारसी और संस्कृत के विद्वान भी थे। जो अब्दुल रहीम खाना जो थे, इसके फारसी, संस्कृत और अरबी के क्या थे? विद्वान थे। और इनका जन्म, अब्दुल रहीम का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था, बता देंगे आप, यदि पूछ सकता है तो, 1553 में जन्म हुआ था ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आपको अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था, तो आप बता देंगे अब्दुल रहीम, और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। और ये जो अब्दुल रहीम खाना जो थे, ये संस्कृत, फारसी और अरबी के भी विद्वान थे और एक प्रसिद्ध कवि थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, वाक़ियात ए बाबरी है क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन है। बाबर के फरमानों का संग्रह, बाबर का जीवन चरित्र, बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा, बाबर द्वारा रचित छंदों का संग्रह। तो ये वाक़ियात ए बाबरी, ये इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा। देखिए, ये वाक़ियात ए बाबरी, इसको क्या कह सकते हैं? तुज़ुक ए बाबरी, मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है, जिसे उन्होंने चगताई तुर्की भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा? चगताई तुर्की भाषा में लिखा था। इस कौन सी भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। और इसे वाक़या बाबरी को क्या कहा जाता है? तुज़ुक ए बाबरी। इसको क्या कहते हैं? तुज़ुक ए बाबरी। और ये क्या थी? अकबर की एक आत्मकथा थी। और इसे बाबर के नाम से इसे बाबरनामा के नाम से भी जान, देखो, वाकई बाबरी को तुज़ुक ए बाबरी कहते हैं और इसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। यह किताब 1494 में फरगान के राजा बनने से लेकर, देखिए, जो यह किताब जो थी, कौन सी? वाक़िया ए बाबरी या तुज़ुक ए बाबरी या बाबरनामा, इस किताब को 1494 में फरगान के राजा बनने से लेकर 1530 में उसकी मृत्यु तक की कहानी बयां लिखी गई है। अकबर के दरबारी अब्दुल रहीम खाना ने 1589 से 1590 ईस्वी तक इसका फारसी में अनुवाद किया। तो इस प्रकार से आपको जो वाक़िया बाबरी को क्या कहा जाता है? तुज़ुक ए बाबरी कहते हैं, या इसे बाबरनामा भी कहते हैं। और इसमें जो बाबर की आत्मकथा लिखी गई थी, तो आप बता सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो जो शेरशाह सूरी थे, ये सूरी राजवंश के संस्थापक थे। शेरशाह सूरी कौन थे? सूरी राजवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासनिक सुधार, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, प्रशासनिक सुधार कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। देखिए, जो सूरी राजवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी अपने प्रशासनिक सुधारों, कुशल शासन और ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध थे। आपको पूछ सकता है ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं शेरशाह सूरी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? प्रश्न क्या है, फिर रिपीट कर देते हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? प्रत्यक्षदर्शी मीन्स हुआ जिसने उसे सीधे देखा है। भारत की किस इमारत को, यानी कौन सी जो इमारत है, उससे यानी कि उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, ताजमहल।
तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? जो बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, अभिधम पिटक। किसमें है? अभिधम पिटक। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन अभिधम पिटक में है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? प्रश्न क्या है आपका? चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? ए नंबर कनिष्क, बी नंबर बिंबिसार, सी नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी नंबर अशोक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर कनिष्क। जो चरक थे कुशाण शासक, कौन सा शासक? कुशाण शासक कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिन्हें उनकी चिकित्सा पुस्तक चरक संहिता के लिए जाना जाता है। चरक और कनिष्क, चरक को कनिष्क का राजवेद माना जाता है। चरक ने आयुर्वेद चिकित्सा पर चरक संहिता नामक एक पुस्तक ग्रंथ लिखा है। कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? इंडिका का लेखक कौन है? जो इंडिका पुस्तक है उसका लेखक कौन है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर मेगनास्थिस। कौन थे? इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, मेगनास्थिस। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगनास्थिस थे, जो यूनानी राजदूत थे। जो मेगनास्थिस कौन थे? यूनानी राजदूत थे, और उन्होंने मौर्यकालीन भारत के बारे में विवरण दिया है। जो मेगनास्थिस थे, सेल्यूकस निकेटस का यूनानी राजदूत था। किसका यूनानी राजदूत था? आपको पूछ सकता है तो आप बता देंगे। सेल्यूकस निकेटस का यूनानी राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। इंडिका मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल का वर्णन करने वाली पुस्तक है। जो इंडिका पुस्तक है, इसमें क्या किया गया था? मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल का वर्णन करने वाली पुस्तिका है। जो इंडिका पुस्तक का महत्व क्या था? यह पुस्तक मौर्यकाल के भारत के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि मूल कार्य अब खो गया है, लेकिन अब अंशवाद ग्रीक और लैटिन कार्यों में पाए जाते हैं। तो ये आपका जो इंडिका पुस्तक थी, इसके लेखक कौन हो गए? मेगनास्थिस। और मेगनास्थिस कौन थे? सेल्यूकस निकेटस यानी यूनानी राजदूत था। सेल्यूकस निकेटस का यूनानी राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में, वैदिक काल में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? तो जो वैदिक काल है, वैदिक काल में ये 4 ऑप्शन दिए हैं, सूर्य, लक्ष्मी, इंद्र, वरुण। इनमें से किसकी पूजा नहीं होती थी आपको बताना है। तो जो वैदिक काल में जो यज्ञों के माध्यम से पूजा की जाती थी, तो वहाँ पे सूर्य की पूजा की जाती थी, इंद्र की पूजा की जाती थी, वरुण की। लेकिन उस टाइम पे मूर्ति पूजा है उसकी प्रथा नहीं थी। तो वहाँ पे लक्ष्मी थी, इसकी पूजा नहीं होती थी। किसकी पूजा नहीं होती थी? लक्ष्मी। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। सूर्य, इंद्र और वरुण की वैदिक काल में पूजा होती थी यज्ञ के माध्यम से, लेकिन लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन अवध का अंतिम नवाब था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, वाजिद अली शाह। जो वाजिद अली शाह थे, ये अवध का अंतिम नवाब था। इसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी बता दे रहे हैं। वाजिद अली खां अवध के आखिरी नवाब थे। वह 14 फरवरी 1847 को सिंहासन पर बैठे थे। वाजिद अली कब? 14 फरवरी 1847 को सिंहासन पर बैठे और 1856 तक शासन किया। और कब तक शासन किया उन्होंने? 1856 तक शासन किया। वाजिद अली शाह के शासनकाल में कत्थक का स्वर्ण युग था। उन्होंने लखनऊ घराने की स्थापना की। और जो वाजिद अली खां थे, उन्होंने किसकी? लखनऊ घराने की स्थापना की। देखो, वाजिद अली शाह के बारे में कुछ और आपको बातें बता देते हैं हम। वाजिद अली शाह को उनकी प्रजा थी, बहुत प्यार करती थी। उन्होंने संगीत, नाटक, साहित्य के लिए जुनून था। उनमें जो था संगीत, नाटक और साहित्य का जुनून था। उन्होंने अख्तर उपनाम से 50 किताबें लिखी। वाजिद अली शाह की पहली पत्नी आलम आरा थी। जो वाजिद अली शाह की पहली पत्नी कौन थी? आलम आरा। वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी बेगम हजरत महल थी। देखिए, पहली पत्नी जो वाजिद अली शाह की पहली पत्नी कौन हुई? आलम आरा। और दूसरी पत्नी कौन होगी? बेगम हजरत महल। तो इस प्रकार से जो इसका संक्षिप्त में आपको हमने जानकारी बता दी है। इसके बाद जो पहली पत्नी तो बताई, लेकिन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कुशासन के बहाने फरवरी 1856 में वाजिद अली शाह को पद से हटा दिया गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 था कि निम्नलिखित यानी 4 ऑप्शन में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह बता देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, 1885 ईस्वी में। जो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए और ह्यूम ने महासचिव के रूप में पदभार संभाला और कलकत्ता के
चंद्र बनर्जी अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या कहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 1920 में। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18, मुद्रा राक्षस किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाख दत्त ने। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है किसने लिखा था? ये विशाख दत्त ने लिखा था। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में आपको संक्षिप्त परिचय बता दे रहे हैं। मुद्रा राक्षस नाटक की कवि जो थे विशाख दत्त थे। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। यह नाटक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के भारत में सत्ता में आने की कहानी बताता है। इसकी कुछ खास बातें हैं। यह नाटक 7 अंकों का है। जो मुद्रा राक्षस नाटक है ये कितने अंकों का है? 7 अंकों का है। इसमें ना तो कोई नायिका है और ना कोई विदूषक है, हंसी कराने वाला पात्र है। यह नाटक रचनात्मक लेखन का एक उदाहरण है, लेकिन पूरी तरह काल्पनिक नहीं है। इसे 8वीं शताब्दी 24वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक का माना जाता है। यह नाटक राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पराक्रम को बताता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के मगध क्षेत्र में 322 से 185 ईसा पूर्व के बीच था। तो इस प्रकार से ये इसका आपको संक्षिप्त परिचय बताया। मुद्रा राक्षस एक क्या थी? नाटक था। जिसके लेखक कौन है, किसने लिखा? इसको विशाख दत्त ने लिखा। और किसके बारे में लिखा गया था? इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19। अभी प्रश्न नंबर 19 में थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें दिया है आपको निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए। जो सही कालक्रम है उसके अनुसार सजाइए और कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था ये? 261 ईसा पूर्व। उसके बाद दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था ये 380 ईस्वी से 413 ईस्वी। 380 ईस्वी से 413 ईस्वी। उसके बाद आपका आ जाता है अगला विशाख दत्त। तो ये विशाख दत्त इसका विवरण है। उसके बाद आपका आता है कनिष्क। तो यहाँ पे आपको सही क्रम में इसको जमाना है। जो कनिष्क कब हुआ था? 127 ईस्वी से 151 ईस्वी तक। तो अब यहाँ पे सही क्रम जमाना है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो हम देख लेते हैं। इसका सही क्रम जो है इसके आंसर में देखना पड़ेगा आपको। इसका सही क्रम आ जाएगा आपका, पहले कौन आया था फिर उसके बाद कौन आया था। तो सबसे पहले इसका विशाख दत्त 1 नंबर में आ जाएगा आपका। 1 नंबर में विशाख दत्त। विशाख दत्त। उसके बाद 2 नंबर में आपका आ जाएगा विशाख दत्त। फिर 2 नंबर में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। तो दूसरे में आ गया आपका कलिंग। तीसरे में आ जाएगा आपका कनिष्क। जो कनिष्क कब था? 127 ईस्वी से 151। तो तीसरा आ गया आपका कनिष्क। और चौथे में आ जाएगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? इसका सही क्रम क्या बनेगा आपका? अब इसका क्रम बनाते हैं हम। तो इसमें तीसरा नंबर पहले आएगा, फिर उसके बाद विशाख दत्त वाला, फिर पहला नंबर कलिंग, फिर आपका चौथा नंबर कनिष्क और 5वें और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दूसरा। तो इसका सही क्रम जो कालक्रम होगा 3 1 4 2। यानी सबसे पहले क्या हुआ आपका? विशाख दत्त, फिर हो गया कलिंग युद्ध, फिर उसके बाद आ जाएगा कनिष्क, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन। सही कोड कौन सा होगा? आपका बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार बताना है आपको। तो इसका प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। इसका सही आंसर आएगा बी नंबर। चलिए देखते हैं बी नंबर कैसे होता है। इसका डिटेल समझ लेते हैं कि कौन सा काल कब हुआ। तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक चला था? जो तुगलक वंश है दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश है। पहले आपको इसका संक्षिप्त परिचय बता दे रहा हूँ मैं। तुगलक वंश क्या है? दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश है। यह भारत तुर्की मूल का था। इस वंश ने 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया। कब से? 1320 से 1414 तक शासन किया। और तुगलक वंश के प्रमुख शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में आपको संक्षिप्त परिचय मालूम होना भी चाहिए तुगलक वंश के बारे में। उसके बाद आता है आपका सयाद वंश। सयाद वंश कब से कब तक था? 1414 से 1451 तक था ये। तो ये सयाद वंश हो गया। सयाद वंश का तात्पर्य सयाद वंश से है जो दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था जिसने 1414 से 1451 तक शासन किया। इसके बाद अगला गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक था। उसके बाद अगला आता है लोधी वंश। देखिए गुलाम वंश के बारे में भी हल्की सी जानकारी आपको बता दे रहा है। ये गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और ये
गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का मामूलक वंश भी कहा जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। इस वंश में ये कौन सा वंश हो गया? पहला वंश हो गया। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी दी गई। देखिए, जो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वह किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी दी गई। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुबुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक 2 मस्जिदों का निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के समान कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू किया। तो ये गुलाम वंश के बाद, इसके बाद आता है आपका लोधी वंश। ये कब से कब तक था? 1451 से 1526 तक। इस प्रकार से ये आपको लोधी वंश के बारे में बता दे रहे हैं। लोधी वंश एक अफगान शाही परिवार का था जिसने 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे इसका सही क्रम बताना है आपको। तो आप सही क्रम में कैसे बनेगा? चलिए सही क्रम बनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 1206। सबसे पहले कौन सा वंश आया? गुलाम वंश। कौन सा वंश हो गया? गुलाम वंश। फिर गुलाम वंश के बाद फिर आपका आ जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद आपका आ जाएगा सैयद वंश। और उसके बाद आएगा लोधी वंश। तो इसका सही क्रम क्या बन जाएगा? तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में क्या दिया है? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दिया है आपको सबसे पहला तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। इसका भी सही क्रम अभी हम जमा रहे हैं। जो आपका क्रम है, तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में। फिर राजधानी स्थानांतरण कब हुआ था? ये हुआ था 1326 में। 1326 में। और तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तैमूर का आक्रमण जो हुआ था 1398 में। 1398 में। और कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था? 1206 में। अब इसका सही क्रम क्या आएगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? तराइन का प्रथम युद्ध। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध के बाद। अब इसका क्रम जमाना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1-4। सबसे पहले आपका तराइन का युद्ध हुआ। फिर 1206 में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। उसके बाद 1326 में क्या हुआ? राजधानी स्थानांतरण हुआ। और 1398 में आपका क्या आ जाएगा? तैमूर का आक्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1-4-2-3। 1-4-2-3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे 1-4-2-3 कौन सा है? इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से आपको इनके जो कालक्रम है वो किस प्रकार से जमाना है वह बताए। तो इसका सही आंसर तो 1-4-2-3 आ गया। तराइन का युद्ध पहली बार हुआ। फिर तराइन के युद्ध के बाद कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। कुतुब मीनार के निर्माण के बाद राजधानी स्थानांतरण हुआ। उसके बाद तैमूर का आक्रमण हुआ। ये आपका प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में क्या दिया है? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 22। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अब्दुल फजल। जो अब्दुल फजल थे ये आईने अकबरी के लेखक हैं। तो आप बता सकते हैं कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अब्दुल फजल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में क्या दिया है? आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? जो आधुनिक भारत है इसका पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, जो एक महान समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण अग्रदूत थे। राजा राम मोहन राय के बारे में हल्की सी जानकारी आपको संक्षिप्त परिचय बता दे रहे हैं। ये राजा राम मोहन राय 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत के एक महान समाज सुधारक थे। उनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। जो राजा राम मोहन राय है उनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जो एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उन्होंने अंग्रेजी, आधुनिक चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका की निभाई। उसके बाद वे वेदों और उपनिषदों के ज्ञाता थे। जो राजा राम मोहन राय हैं वेदों और उपनिषदों के कौन थे? ज्ञाता थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पुरंदर। जो इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया? तो पुरंदर नाम से पुकारा गया। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? ये 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वे क्या हो गए? जैन सन्यासी हो गए। इस प्रकार दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 25 प्रश्न बताया। और ये 25 प्रश्न आपकी जो
माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा होने वाली है एमपीटीईटी वर्ग 2 की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विषय इतिहास के हैं। और ये जो प्रश्न एक सीरीज के रूप में चला रहे हैं, हर वीडियो के माध्यम से आपको हम 25-25 प्रश्न बताएंगे। और ये वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमारे चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस। यदि आपने हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जो आपको हम वीडियो डालेंगे तो आपको जानकारियाँ प्राप्त होते रहे। और चलिए, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, इसी प्रकार आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें भी आपको हम इसी प्रकार के प्रश्न बताएंगे। और सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक विषय जो चार कालखंड है सभी के आपको हम प्रैक्टिस सेट बताते जाएंगे। यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।